नमस्कार। गरुड़ एजुकेशन में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक वर्ड लिखा हुआ है एंथ्रोपोसीन या मानव युग। भारी भरकम से ऐसा एक वर्ड दिखाई दे रहा है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए, एक तो जो स्टूडेंट नहीं है उनको एक थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सिंपल सा 10-12 मिनट का वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं है। और दूसरा, जो तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको ऐसे राइटिंग लिखनी है या फिर कोई क्वेश्चन आंसर लिखना है, तो वहां पर इस टाइप के वर्ड अगर आप यूज करो और थोड़ी बहुत उसके बारे में आपको नॉलेज हो, तो जो नंबर देने का जो तरीका है एग्जामिनर का, वो थोड़ा सा बदल जाता है। अब कैसे बदल जा सकता है, कहां पर हम इसको यूज करेंगे और क्यों करेंगे, इसके बारे में मैं इसमें बताऊंगा आपको। ठीक है। अब मानव युग, जैसे हम लोगों के दिमाग में आ रहा है कि मानव युग की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा होगा हमें कि एक ऐसा युग है जिसमें मानव के द्वारा बहुत कुछ किया गया हो, यानी हम इसे शायद पॉजिटिव सेंस में ले रहे होंगे कि मानव के द्वारा मशीन्स बनाई गई, दुनिया भर की चीजें की गई और मानव के द्वारा बहुत सारा बनाया गया, एक पॉजिटिविटी लाई गई। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहां पर मानव युग या एंथ्रोपोसीन का मतलब है कि मानव के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा अर्थ का जो अर्थ के रिसोर्सेस का इतना ज्यादा शोषण किया गया, उसको एक्सप्लॉइट किया गया कि अर्थ आज पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पे है। और जो हमारा सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, वो साइडलाइन हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। यानी मानव युग, हम एक ऐसे युग को कह रहे हैं जहां पर मानव के द्वारा पृथ्वी के रिसोर्सेज, संसाधनों का इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण कर दिया गया है कि अर्थ अब अपनी पुरानी जो हालत थी उस पे नहीं रही है, और जिसका खामियाजा हमें आने वाले फ्यूचर में भुगतना पड़ सकता है। और इसी को, यानी मानव के द्वारा अत्याचार किया गया अर्थ पे, कब से, जब से किया गया, जब से अर्थ प्रॉब्लम में आई है, उसी युग को हम मानव युग कहते हैं। ठीक हो गया, या एंथ्रोपोसीन कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सा एरा, कौन सा युग या कौन सा पीरियड सबसे नजदीक का है या सबसे नया है। ऑप्शन में अगर आप कहोगे कार्बोनिफेरस, होलोसिन, एंथ्रोपोसीन, तो एंथ्रोपोसीन जो है वो सबसे नया है, सबसे नया पीरियड है। अब फिर हम लोगों में एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार हमने बहुत सारे टाइम पीरियड पढ़े हैं, कार्बोनिफेरस पढ़ा हमने, जुरासिक पढ़ा, ट्रियासिक पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं बुक्स में, लेकिन एंथ्रोपोसीन एनसीईआरटी में किसी दूसरी बुक्स में नहीं लिखा होता है। उसका सीधा सा कारण यह है क्योंकि एक नई अवधारणा है, एक नया विचार है, नया थॉट है, जो 2000 के बाद से ज्यादा खुल के सामने आया है। 2019 के बाद से इसको ज्यादा लोगों ने समझा है, जाना है। और अभी भी बहुत सारे लोग इसके सहमत नहीं है, वो एग्री नहीं करते कि मानव के द्वारा अर्थ के रिसोर्सेस का इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर दिया गया है कि ये विचार का मुद्दा बन सके, यानी पूरी दुनिया में इसके द्वारा ध्यान दिया जा सके। यानी बहुत सारे ऐसे अंधे लोग हैं मेरे हिसाब से जो ये मानते ही नहीं है कि इतना ज्यादा भी नुकसान मानव ने ये किया हुआ है अर्थ का। ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इसमें देखना चाहते हो तो इसमें नीचे जो लिखा है, जो मेरे हिसाब से समझने वाली चीज है, इसमें लिखा है, बाकी तो आप पढ़े रहे, इसमें लिखा है कि अर्थ की जो हिस्ट्री है, यानी अर्थ जब से पैदा हुई है ना, और उसके पैदा होने के बाद से जो मानव की जो गतिविधियां हैं, ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्टेड टू हैव ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द प्लैनेट्स क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम। यानी अर्थ पर मानव के द्वारा जो गतिविधियां, जो एक्टिविटीज की गई और उसके द्वारा जो प्रभाव पड़ा है क्लाइमेट में और उसके इकोसिस्टम में, उसी युग को कहा जाता है एंथ्रोपोसीन यानी मानव युग। ठीक है। अब ये जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई है, तो हुआ क्या, देखो भाई, ये तो बहुत पहले से चर्चा चल रही है कि जो इंसान है, इंसानों के द्वारा अर्थ का ज्यादा मात्रा में शोषण किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, ये तो चल ही रहा है। लेकिन हुआ ये कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के बाद, जिसको हम जिसके स्टार्टिंग 1750 1750 के बाद से मानते हैं, जो इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ज्यादा मात्रा में आप कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी, या प्लास्टिक यूज होने लगा, या बहुत सारी चीजें उसके बाद होने लगी। तो धीरे धीरे अर्थ गर्म होने लगी, क्लाइमेट चेंज होने लगा, ग्लोबल वार्मिंग होने लगा, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें आई, और फिर जो इसकी जो खास, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा,
वो पड़ा 1950 के बाद से, 1950 के बाद से। तो 1950 के बाद से क्या हुआ कि ज्यादा टेक्नोलॉजी आई हमारे पास, इंसान अपने आप को भगवान समझने लग गया, यानी भगवान से भी ऊपर समझने लग गया कई बार। तो 1950 के बाद से इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई कि हमने बहुत कम समय में ही, बहुत ही कम समय में, शॉर्ट टाइम पीरियड में ही अर्थ की शक्ल बदल दी। तो 1950 के बाद से ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे मेनली जहां से तेजी आई है मानव युग की, वैसे तो कहा जाता है कि 1750 से, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत से इसको ज्यादा माना जाता है। अब ये चर्चा का विषय क्यों बना, क्योंकि एक दिन में तो आया नहीं। एक साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, जिनका नाम है पॉल क्रूडजेन। हालांकि इनका नाम नहीं पूछा जाएगा तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। पॉल क्रूडजेन एंड स्टोमर, दूसरा भाई था स्टोमर। तो इन लोगों ने एक नेचर मैगजीन है जो एनवायरनमेंट के बारे में लिखती है, नेचर पत्रिका जिसका नाम सुना होगा, तो उसमें एक लेख लिखा था इसी के बारे में, एंथ्रोपोसीन यानी मानव युग के बारे में। तो 2000 से लेके 2019 तक कोई खास उनको जगह नहीं मिली, कुछ लोगों ने जाना, ज्यादा लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन 2019 के बाद से अभी तक, अभी 2021 चल रहा है, इसमें ज्यादा बहस हुई। तो फिर ये काफी ज्यादा चर्चा में आया। फिर क्या हुआ कि एक एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप बनाया गया और उसमें 34 साइंटिस्ट रखे गए जाने माने। तो उन 34 साइंटिस्ट ने देखा कि क्या ये बात सही है कि एक नया एरा या नया पीरियड जो है उसको अभी से मान लिया जाए और लोगों को जागरूक कर दिया जाए, या यानी एक ऐसा मान लिया जाए कि ह्यूमन बीइंग ने, आम आदमी ने इतना ज्यादा अर्थ को प्रभावित कर दिया गया है कि उसको ही जो है एक एंथ्रोपोसीन यानी मानव युग की धारणा लागू कर दी जाए। तो इस पे चर्चा हुई। तो 34 में से लगभग 29 साइंटिस्ट ने कहा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो मानव युग की अवधारणा आ चुकी है अब 1950 के बाद से। अब जो लोग थोड़ा बहुत ज्योग्राफी या इस टाइप की चीजों के बारे में जानते हैं, उनको अभी पता होगा कि आजकल ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के हिसाब से होलोसिन ये चल रहा है, जो पिछले 10,000 साल से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले कुछ और था, उससे पहले कुछ और था। यानी अर्थ जो है लगभग 450 करोड़ 450 करोड़ साल से है हमारे पास। यानी अर्थ बननी स्टार्ट हुई है, उसके बाद वो ठंडी हुई, उसमें फिर कभी कोयला बना जिसको कार्बोनिफेरस एज कहा गया, बाद में फिर डायनासोर जैसे बड़े बड़े जीव पैदा हुए जिसको हम जुरासिक एज कहते हैं। फिर बाद में कुछ इतने ज्यादा बड़े बड़े पैमाने पे चेंजेस हुए, कभी क्लाइमेट में जो है गर्मी बढ़ गई, कभी आइस एज आ गई, कभी मेट्रॉइड्स या उल्कापिंड ने हमला कर दिया अर्थ पे, और उसी से कहा जाता है कि डायनासोर मारे गए क्रिटेशियस एज में। तो अलग अलग एज का निर्धारण किया गया कि किस चीज से प्रभावित हुआ हो। तो वहां पर कभी भी मानव की भूमिका नहीं रही है। डायनासोर के मरने में हमारी भूमिका नहीं थी, या कार्बोनिफेरस के कोयला बनने में, या पेड़ पौधों के जमीन के नीचे धंसने के बाद उसमें कोयला पेट्रोलियम बनने में हमारी भूमिका नहीं थी, हमारा रोल नहीं था। तो अलग अलग चीजें हुई और वो बहुत बड़े टाइम पीरियड में, करोड़ों सालों में एक एज चेंज होती है। जुरासिक एज है करोड़ों सालों तक चला, क्रिटेशियस है करोड़ों सालों तक चला, कोयला बनने वाला कार्बोनिफेरस एज है करोड़ों सालों तक चला। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं, यानी मानव ने कुछ ही 100, 150, 200, 250 सालों में इस अर्थ में इतना बड़ा चेंज कर दिया है कि इसको अब मतलब जस्ट लाइक कार्बोनिफेरस एज, क्रिटेशियस एज, होलोसिन एज की तरह हम एंथ्रोपोसिन, नाम थोड़ा सा टेढ़ा जैसा मुझे भी कहने में दिक्कत हो रही है, एंथ्रोपोसिन नाम दे दिया गया इसको। यानी बहुत कम समय में, यानी कह सकते हो कि मानव की जो रफ्तार है अर्थ की शक्ल चेंज करने में, वो बाकी किसी भी एस्ट्रॉइड, उल्कापिंड, मेटेरॉइड्स या फिर क्लाइमेट चेंज या सन के द्वारा जो रेज या जो भी चीज आप साइंटिफिक तरीके से सोच रहे हो, उनसे कहीं ज्यादा रफ्तार जो है वो मानव की है अर्थ को चेंज करने में। इसलिए ये लाइमलाइट में आया। मेरी भावनाओं को आप समझ गए। तो जो लिखने वाले स्टूडेंट हैं, मतलब जैसे ऐसे वाले हैं या किसी को लिखना है, तो आप अपनी भावनाओं को वहां पे लिख सकते हो कि अब हमें जाग जाना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए, या हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि अब हम एंथ्रोपोसीन एज में जा चुके हैं, या एंथ्रोपोसीन यानी मानव युग में हम जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब अर्थ की शक्ल चेंज होने की जो रफ्तार है, या जो बहुत सारी जो स्पीसीज हैं, जो प्रजातियां हैं, वो विलुप्त के एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त के कगार पे आ गई हैं। बहुत सारी आप पढ़ते हैं इसमें एनवायरमेंट में, तो ये बहुत ज्यादा रफ्तार हो रही है इसकी। तो इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए। तो इस टाइप के वर्ड्स अगर आप अपने आंसर राइटिंग में लिखते हैं, तो जो एग्जामिनर है वो बहुत खुश होगा इस बात से। उसको लगेगा कि हाँ कुछ अलग सा लिखता है। नहीं तो हम लोग यही लिखते हैं कि हमें जागरूक होना चाहिए, अब हमें समझ जाना चाहिए, है ना। लिखते हैं ना वो कार्यपालिका, विधायिका और
जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन उनको सबको साथ मिलके काम करना चाहिए, वो एक घिसी पिटी बातें, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को साथ में मिलके काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस टाइप की चीजें भी लिखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन ये घिसी पिटी चीजें होती हैं, ये सभी स्टूडेंट यही सब लिखते हैं। कुछ अच्छे वर्ड्स और दमदार वर्ड्स अगर आप लिखेंगे तो जाहिर है नंबर थोड़ा सा अलग होंगे, आपकी जो बुक कॉपी होगी वो औरों से थोड़ा सा अलग होगी। ठीक है, एंथ्रोपोसिनेस। तो प्री का जो क्वेश्चन है उसमें एक तो ये बन गया कि भैया सबसे जो रिसेंट पीरियड है, सबसे नया पीरियड कौन सा है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि भैया कौन सा है, यही वाला रिसेंट पीरियड। इससे पुराना होलोसिन था, उससे पहले भी बहुत सारे हैं, वो एक अलग तरीके का सब्जेक्ट है। अच्छा, दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत जैसे मैंने कहा कि 1950 से हुई है ज्यादातर मात्रा में, तो उसको क्यों कहा गया ऐसा? देखो, आपको पता है कि 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराया था यूएसए ने। उससे पहले उसने एटॉमिक टेस्ट किए थे अपने अमेरिका में। तो एटॉमिक टेस्ट जब किया गया अमेरिका में, तो उस टेस्ट के द्वारा जो पार्टिकल्स निकले, जिसको हम रेडियो न्यूक्लाइड कहते हैं, रेडियो न्यूक्लाइड, जिसमें हम एक वर्ड है रेडियो न्यूक्लाइड, वो जो है आज ग्लेशियर्स में पाए जाते हैं, मिट्टी में, सॉइल्स में हैं, वो प्लांट्स में, पौधों में, तो कई जगह चले गए। तो इस टाइप की चीजें पहले नहीं पाई गई, तो एक नया स्टार्टिंग है। पहले प्लास्टिक नहीं होता था, आज के डेट में प्लास्टिक होता है। तो भी प्लास्टिक आपको ग्लेशियर से लेके माउंट एवरेस्ट से चला गया, कोई दूसरे ग्लेशियर में चला गया, वहां तक हमने इसको खराब कर दिया। तो ये हजारों सालों तक ये खराब नहीं होता, चाहे रेडियो न्यूक्लाइड्स हों, चाहे प्लास्टिक्स हों, चाहे दूसरी चीजें हों। तो यहां पर मानव ने जो इंपैक्ट डाला है वो इतना बड़ा डाला है कि जो पुरानी चीजें हैं वो बिल्कुल गायब हो गई हैं। एक एग्जांपल है, जैसे चिकन, बॉयलर चिकन होता है ना, जिसमें जो हम खाते हैं, छोटे छोटे सफेद सफेद मुर्गियां होती हैं, तो बॉयलर चिकन पैदा किया जाता है। तो बॉयलर चिकन कोई नेचर की गिफ्ट नहीं है, मतलब होता तो नेचुरली है, मैं ये नहीं कह नेचर गिफ्ट, मतलब आप कह सकते हो जैसे 1500-2000 साल पहले जो चिकन होता था, जो मुर्गियां पैदा होती थी, वो उनके जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म है, वो बिल्कुल अलग है। आज की डेट में जो बॉयलर चिकन हमने बनाया है, पता नहीं कैसे बनाया, क्या बनाया, इंजेक्शन दूसरे थ्रू, बहुत सारी चीजें हैं, बायो का सब्जेक्ट है ये, आप समझ सकते हैं कुछ उससे। तो जो हमने नया चिकन पैदा किया है अपने रिसर्च से, शोध से, अनुसंधान से, और कई लोगों का पेट भी भर रहा हो, ऐसा नहीं है। तो अभी का जो फॉसिल्स है या अभी के जो बॉयलर चिकन की हड्डियां हैं, वो आज से 2000 साल पहले जो चिकन पैदा होता था, 2000 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कि हमने अर्थ को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया है। अब अर्थ उसका क्या बदला लेती है वो तो आप समझ रहे हो। तो ये सब चीजें, यानी मानव युग का मतलब है कि जो प्रजातियां हैं, जो स्पीसीज हैं, वो कई सारी विलुप्त हो चुकी हैं, जो पहले थी अब वो नहीं है। तो ये धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन आज की डेट में ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तो इसकी शुरुआत जो हम कहते हैं, जैसे मैंने कहा ना, जो हार्डली इसकी जो शुरुआत हुई, जो स्टार्टिंग में जो हुई, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से हुई। लेकिन कहा जाए कि मानव ने जो इंपैक्ट डालना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत इंपैक्ट, वो निगेटिव सेंस में नहीं था, वो हल्का हल्का इंपैक्ट था। वो डाला कहां से, इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाला, ये तो आप समझ रहे हो। जब हमने खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया, ये देखिए, जब हमने खेती बाड़ी स्टार्ट किया नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल में, ये हिस्ट्री का थोड़ा सा है, नवपाषाण काल नियोलिथिक काल में इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट किया, फिर उसमें खेती करना स्टार्ट किया। तो उस समय भी तो क्या हुआ कि बहुत सारी चीजों को हमने खाना स्टार्ट कर दिया होगा, हम ज्यादा दिमागदार हो गए, तो वहां से स्टार्टिंग हुई। लेकिन वो बैलेंस था, अर्थ अपने आप को बैलेंस करती रहती है। लेकिन जो असली जो नुकसान हुआ है वो हुआ है कहां से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, 1750 के बाद से। लेकिन ये भी मतलब ये था कि बैलेंस करने लायक था। लेकिन 1950 के बाद से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। अब होता क्या है देखो, इसके लिए आपने देखा होगा, ये एक फोटो मैंने ली है यहां से, आप समझ गए होंगे कि ये क्लाइमेट समिट यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित बहुत सारी समिट होती रहती हैं। तो ये आप अगर आप एक जागरूक नागरिक की तरह से देखते हो, ना कि एक पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, तो आपको लगता होगा कि साल में 2-3 बार इस टाइप की चीजें आती रहती हैं। आज से नहीं आ रही हैं, ये बहुत सालों से, 30-40 साल से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से लेके, रियो 92 से लेके, फिर पेरिस कन्वेंशन से लेके, बहुत सारी होती हैं। अगर आप लिखोगे तो कम से कम 5 पेज आपके लिख देंगे खाली हेडिंग लिखने में ऐसे। तो आपको लगता होगा कि ये बातें तो बहुत सारी होती हैं इसमें, लेकिन काम कुछ नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि ये जो महाशय इसमें बैठे हैं, इसमें हमारे इंडिया के भी होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो,
ये जो एनवायरनमेंट का मुद्दा है या क्लाइमेट का मुद्दा है, ये कभी भी वो मुद्दा नहीं बनता जिससे सरकारें बनती हैं। आप चाहे अमेरिका ले लो, चाहे इंडिया ले लो, क्लाइमेट के नाम पे या क्लाइमेट चेंज के नाम पे या एनवायरनमेंट के नाम पे, पेड़ पौधे लगाने के नाम पे कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। ये कभी मुद्दा बनता ही नहीं। हमारे मुद्दे कुछ और ही होते हैं। हिंदुस्तान में तो कुछ मुद्दे और ही चल रहे हैं इस समय, आप खुद उसको समझ सकते हैं। तो जब तक ये सरकारें बनाने और टूटने का मुद्दा नहीं बनेगा, हालांकि इतना पॉसिबल नहीं है कि एनवायरनमेंट के मुद्दे को आम आदमी इतना बड़ा लेने लगे कि सरकारें बदल जाएं, ऐसा तो मैं फिलहाल नहीं समझता ऐसा हो, लेकिन कुछ बहुत तो फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं पड़ रहा है। दुखद बात ये है। तो ये सब मुद्दे हैं। आप इसको लिख सकते हो अपने आंसर राइटिंग में कि ये सिर्फ क्या है कि यूपीएससी या जो पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके रटने के लिए, उनके लिखने के लिए है ये, बस ज्यादातर मात्रा में। हालांकि बहुत नेगेटिव सेंस में नहीं लिखना चाहिए कि हम कह दें कि इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, लेकिन पिछले अगर कुछ सालों से अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि टारगेट 1990 के कार्बन के इमिशन से इतना % कम करना होगा, ऐसा करना चाहिए। टारगेट कितना अचीव हुआ ये किताबों में भी नहीं लिखा रहता, सोचने वाली बात है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा, ये हिंदुस्तान का मीडिया है या वर्ल्ड का मीडिया, आप कहीं भी देख सकते हैं। इस फोटो पे ज्यादा ध्यान मत देना, ये तो खाली हमने वैसे ले ली है। तो मीडिया में जो क्लाइमेट के मुद्दे हैं, जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हैं, कहीं कर भी, चाहे अरावली में पेड़ लगाना हो या बुंदेलखंड में पानी हो, कोई भी मुद्दा, कितने दिन, कितने टाइम के लिए आपने आखिरी में देखा हो किसी न्यूज चैनल पे? वहां तो कुछ और ही चल रहा है। कभी कुंद्रा महोदय चलते हैं, कभी कंगना चलती हैं, कभी कुछ चलता है, कभी कुछ चलता है। तो अब तो ये भी कहा जा रहा है कि न्यूज देखना ही बेवकूफी है। अब न्यूज ना देखेंगे तो क्या देखेंगे, ये भी अब सोचने वाली बात है। यानी ये न तो मीडिया में क्लाइमेट के मुद्दों को न तो कभी प्राथमिकता मिलती है, इलेक्शंस में तो बहुत दूर की बात है। तो जब तक इस मुद्दों में प्रेशर नहीं पड़ेगा, दबाव नहीं पड़ेगा, तो कैसे सही होंगे? ठीक, ये एक सोचने वाली बात है। तो एक छोटा सा मैंने आपको आज ये बताया एंथ्रोपोसिन के बारे में। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए थोड़ा सा लाते रहूंगा। हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा नहीं था आज का, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है थोड़ा सा अच्छा हो, आपका काम आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।